खराब तो सब समझ में आता है, थोड़ा सा अच्छा जो तो बता सके हम। उज्जवल, यू वांट टू ट्राई, ताकि अमृता मैडम को भी हेल्प मिले। उज्जवल। नहीं सर, जो क्वेश्चन किया है उसका बेस्ट आंसर वही दे सकते हैं सर। बेस्ट चलिए, आंसर वही देंगे आदित्य सर। आप भी दीजिए इसका आंसर। हम तो क्वेश्चन किए थे सर। हाँ जी, जल्दी फास्ट। नहीं सर, आप देखिए आदित्य सर, आप राय ले रहे हैं, ठीक है ना। जो बात आपको पार्टिकुलर वे में पता है उसका आंसर आप देने में वो मत होइए, ठीक है ना। हिचकिचाइए मत। अच्छा आप सर, नहीं पार्टिकुलर सर, वे में फिर आंसर दीजिए। अमृता मैम से एक और क्वेश्चन है सर मेरा, कि पहले आप टाइप्स उसका ऑफ। आंसर दे दीजिए आदित्य, ताकि बेनिफिट मिले स्टूडेंट्स को। सर डीडीसी में सर एक नंबर का प्रयोग किया था 0 से लेके 9 तक सर, और हाँ जी। इसको और आसान बनाने के लिए हमारे क्लोन क्लासिफिकेशन में सर PMEST का सर प्रयोग किया गया था। ओके। PMEST का प्रयोग से सर हम जैसे पर्सनल सर, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम को लेते हैं सर। जैसे किस जगह पे जैसे डॉट रख दिए सर टाइम की जगह पे, तो उसको थोड़ा सा खोजने में मतलब आसान बन सके, इसलिए क्लोन क्लासिफिकेशन का उपयोग हमारे रंगनाथन ने किए थे। ओके, जी वेरी सर, गुड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता, मेरा क्वेश्चन है, जैसे फोर लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ फोर लाइब्रेरी है, इसका फंडिंग हम कहाँ से करेंगे, चारों लाइब्रेरी का? पब्लिक लाइब्रेरी से सर। पब्लिक लाइब्रेरी से? पब्लिक लाइब्रेरी तो है ही, पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक है, नेशनल है और स्पेशल है। ये चारों का फंडिंग हम कहाँ कहाँ से करेंगे? अमृता मैम, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उनसे आंसर ले सकती हैं, पार्टिकुलर वे में वो उसका आंसर दे सकते हैं, मुझे मालूम है। तो उसका आंसर भी दे नहीं सकते हैं। तो आप आंसर दे दीजिए। नहीं सर, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। एक कल एक आप कुछ बोलिए अमृता मैम, फिर हम बोलते हैं। अमृता, कुछ यू तो वांट टू जी बोलिए। स्पीक। बताइए सर, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप कुछ बोलिए, प्रहलाद सर। प्रहलाद, ये अनम्यूट। लाइब्रेरी में सीडी रूम का जो सीडी होता है सर, सीडी डीवीडी जिसे कहते हैं, उसका क्या रोल है? नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। पहला सर, मेरा क्वेश्चन आपसे, कामायनी का अर्थ क्या है? कामायनी का अर्थ क्या है? जी। मुझे देखना पड़ेगा इसका एक बार। क्या आप ट्राई कर सकते हैं? अगर जी सर। आपको आइडिया हो तो प्लीज बता दीजिए। जी सर, ये क्वेश्चन मेरे से नवोदय में पूछा गया था। तो कामायनी का अर्थ, इसमें वो जो उसकी नायिका थी ना, श्रद्धा, तो उनको प्रकृति संबंधित और इस तरह रोमांचकारी प्रकृति चीजें पसंद थी, तो इसलिए उनको बोला कि मैं एक कामायनी, काम की तरह भावनाओं को प्रेरित होती हूँ, तो इसलिए मेरे को कामायनी कहा गया। इसलिए इस कहानी का नाम, इस काव्य का नाम कामायनी रखा गया। कमायनी के रचयिता कौन थे मैम? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी। थैंक यू। एन अच्छा, सर, इसमें जो 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग के नाम पता है आपको? ये पूरे तो नहीं, हाँ, पर यहाँ से चिंता, कामना, लज्जा, काम, काम सर्ग और आनंद सर्ग, रहस्य सर्ग और आनंद सर्ग, रहस्य, इस तरह से 15 तो पूरे याद नहीं है इस समय मेरे को, पर ऐसे है। ठीक है। अच्छा, कामायनी में जो क्या कहते हैं कि एक संकेत के रूप में दर्शाया गया जी है, जी कौन किसका प्रतीक है? जी। मनु तो हृदय का है। मनु मन का है, हृदय का है, और एड़ा जो उसकी है, बुद्धि की है, और श्रद्धा वो हृदय की है, और मनु मन का है। रोहित सर, मेरा उज्जवल आपसे सर, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे। जी जी। निधि को बोलो। यस। यस निधि। सर, मेरा केवीएस के बारे में क्वेश्चन है कि केवीएस का जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे दीक्षा से रिलेटेड या कुछ और, आप उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि वहां पर इजीली आंसर दिया जा सके उसके ऑनलाइन के बारे में। कुछ स्टडी मटेरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड कोई ऑनलाइन पोर्टल पर होता है, कोई कोर्स होता है केवीएस के स्टूडेंट्स की एक्सेस हो वहां पर, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या आंसर होगा? दीक्षा के लिए मैम तो मैं विशेषकर आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्या एज ए लाइब्रेरियन मैं जा रहा हूँ मैम।
प्रहलाद सर यदि दीक्षा दीक्षा के के लिए बारे में भी मतलब ये है कि कुछ भी जो ऑनलाइन यस पोर्टल यस से मैम, रिलेटेड आपके दीक्षा के ही बारे में बता देता हूँ। दीक्षा के बारे में आपने पूछा, दीक्षा क्यों बनाया गया है। दीक्षा स्टूडेंट के प्रॉपरली जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को क्लास में, एज ए टीचर के लिए बनाया गया है कि आप उसको एक पार्टिकुलर वे में कैसे पढ़ा सकते हैं, इजिली उसको कैसे पढ़ा सकते हैं। और एक ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जा सकता है दीक्षा, जिसमें ट्रेनिंग आप जो कि हमारे एज ए टीचर आप ट्रेनिंग लेंगे और बेस्ट से बेस्ट आप देने का कोशिश करेंगे। और यहाँ इजिली वे, इजिली फॉर्म में आपको समझाया गया है दीक्षा ऐप में। यदि मैम इसके बारे में और आंसर चाहिए तो मैं कल मैं एक और व्यक्ति हैं उनको जोड़ूंगा इसमें, और वो बेस्ट आंसर देंगे। ओके। सर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। जो हाँ सर बोलिए सीबीएसई बोलिए। फुल फॉर्म क्या है? क्या मैम? सीबीएसई की फुल फॉर्म, इस बोर्ड को सीबीएसई की बिहार। फुल? जी 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 आप ही बताइए मैम। जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। प्रहलाद सर, मेरा एक क्वेश्चन है, NEP 2020 की खामियां क्या क्या है सर? खामियां तो इतनी नहीं है। मैं समझ गया आपका प्रश्न। उसमें खामियां का मतलब यह है कि ऐसे पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें जो कि हमारे शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करेंगी। तो पहले तो सबसे बड़ी उसकी खामियां यही है कि जो उन्होंने कुछ डिग्रियों को हटाया है, जैसे कि एमफिल को शायद हटा दिया है NEP हाँ 2020 में। जी, हाँ, तो हटाना नहीं चाहिए था। और दूसरा जो है एक हम उसका प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, माइनस पॉइंट दोनों ले सकते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने की जो उन्होंने नया रूल दिया है आफ्टर इंटरमीडिएट 12th के बाद में, अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट कोई भी अपने चॉइस के सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। उससे ये होगा कि जो बच्चा, जैसे मान लीजिए साइंस में जाने के लिए पहले PCM की आवश्यकता होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, अभी उन्होंने ऐसा हटा दिया है। आप फिजिक्स भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, इतिहास भी ले सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चा उस पार्टिकुलर क्षेत्र में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें वो पिछड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहा है, अगर उसको या किसी मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा है तो उसके लिए जूलॉजी, बॉटनी मस्ट हो जाता है। नहीं किया, हटा दिया उन्होंने। क्या है कि तो जिसकी जो रुचि है, रुचि के हिसाब से उसमें अध्ययन कर सकता है। बाकी मैंने NEP 2020 पढ़ा तो था पूरी तरह, बट अभी पिछले एक महीने से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं AES की तैयारी करने में लग गया। मैं दोबारा एक बार देखूंगा, और KBS में और NEP में दोनों में मैं थोड़ा सा भी उतना क्या कहते हैं कि कंफर्म नहीं हूँ कि मैं जो उत्तर दूंगा सही ही होगा, क्योंकि मैंने उसको एकदम से छोड़ ही रखा था। अब मेरा दूसरा इंटरव्यू था तो मैं उसमें लगा हुआ था। अभी मैं इस पे ध्यान दूंगा तो मैं 2-4 दिन के बाद में अच्छा आंसर आपको दे सकता हूँ पढ़ने के बाद में। यस सर, उज्जवल सर बताइए। जी सर, क्या बताएं सर? खामियां सर? यस यस यस। तो खामियां तो सर ने एक सही पार्टिकुलर वे में आंसर दिया कि इसमें एक खामियां ये है कि बच्चों को चूज करने के लिए अपने से ऑप्शन दिया गया है। और एक चीज और, जो हम लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है, लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है। वहाँ की मातृभाषा जो है उसमें आपको पढ़ाना, एजुकेशन देना है, बट उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है जहां तक होगा। प्रहलाद सर, क्या ऐसा हो सकता है सर? उसमें त्रिभाषा सूत्र का उन्होंने दिया है, जी जी सर। जी ट्राइलैंगुअल का। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी और तीसरा जो है मातृभाषा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग किसी नॉर्थ रीजन में हो जाए या साउथ रीजन में हो जाए, जहाँ पे आपको वहाँ की भाषा नहीं पता है, लेकिन उन बच्चों को वहाँ की भाषा पता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप तीनों भाषाओं को मिक्सअप करके पढ़ा सकते हैं। वहाँ की भाषा आपको यस। सीखनी पड़ेगी और अपनी भाषा बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है बाईलैंग्वेज था। अभी जी जी सर। इन्होंने मातृभाषा और हिंदी और अंग्रेजी तीनों को ऐड कर लिया। मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट होगा मेरे हिसाब से। हाँ, इसको ओके तो सर। मेरे हिसाब से मान नहीं कर सकते। अब बाइलैंग्वेज को हटा दिया जाए ना सर,
आंसर देते नहीं समय? नहीं, बाइलैंगुअल है, 3 भाषाएं जोड़ दी हैं उसमें ना, ओके हिंदी, ओके सर। अंग्रेजी और मातृभाषा। अगर जहाँ की मातृभाषा हिंदी है तो वहां तो 2 ही ओके भाषाएं रह जाएंगी ना, वहां तीसरी भाषा है नहीं वहां पे। ओके सर। कौशिक सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। कौशिक अनम्यूट, यस। वो जो हम लैपटॉप वगैरह में लैंग्वेजेस यूज करते हैं कंप्यूटर में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें डिफरेंस क्या है? काफी डिफरेंट है। जैसे हर लैंग्वेज थोड़ी सी अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, उसी तरीके से सी, सी प्लस प्लस और जावा भी अपने एप्लीकेशन और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग होती है। जहाँ सी अब एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वहीं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और जिसका उपयोग ज्यादा एप्स के अंदर यूज किया जाता है। वहीं सी का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कोर कोर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम। कौशिक सर, विकास सर, जी मैडम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन डिफरेंस क्या है इन लैंग्वेजेस में? देखिए मैडम, मेनली जो इनका डिफरेंस होता है वो इनकी प्रोग्रामिंग को जो लिखने का तरीका है, एक तो उससे होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि जो जावा होती हैं, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होती हैं। और जो सी, सी प्लस प्लस या फिर पुरानी पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड होती हैं। इसको हम प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस होता है कि लाइब्रेरी पर, लाइब्रेरी ये डिसाइड करती है कि हम कौन कौन से एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं किस लैंग्वेज में। तो जो सी, सी प्लस प्लस होती हैं वो पोर्टेबल तो होती हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। और जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। विकास सर, पाइथन के बारे में कुछ बताइए सर। जी सर, देखिए पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी पूरी तरह जनरल पर्पज लैंग्वेज है, और इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आपको ऊप्स के फीचर सारे मिलेंगे, प्लस आपको स्ट्रक्चर्ड फीचर मिलेंगे, एज वेल एज ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। दैट मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम इंटरप्रेट करके, दैट मीन्स कमांड लाइन पे भी चला सकते हैं। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं चलानी है तो आप उसे सिंगल लाइन उसको एज अ इंटरेक्टिव मोड में जाकर एक सिंगल बाय सिंगल स्टेटमेंट को आप रन करके देख सकते हैं। तीसरी बात ये पाइथन के बारे में कि पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटेड है, इसलिए सभी तरह के सर्वर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है, डेटाबेस भी सपोर्ट करेगा, सर्वर सपोर्ट करेगा, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, मतलब लिनक्स पर, विंडोज पर या मैक पे सब में सिमिलरली एग्जीक्यूट हो जाती है। क्या हम पाइथन को कह सकते हैं कि ये वेस्ट लैंग्वेज है, सबसे देखिए बेस्ट है? बेस्ट लैंग्वेज नहीं, ऐसा नहीं कह सकते किसी भी लैंग्वेजेस को बेस्ट है, क्योंकि डिपेंड करता है लैंग्वेजेस हमेशा प्रोग्रामर की या फिर एप्लीकेशन के यूज पर कि हम किस लिए लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को सिखानी है तो उसके लिए ठीक है पाइथन बेस्ट है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए फिर जावा ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप डेटा साइंस कर रहे हैं तो पाइथन बेहतर है। तो सबके अपने अपने लिंक है भाई, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बेहतर है। तो एज अ अगर हम बात करें सिखाने में सरलता में क्या है, तो हम कह सकते हैं पाइथन बेस्ट है फॉर द इजीनेस और फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बस यही बात है। सिक्योरिटी Congratulations to पर्पस। Vikas Pathak for his selection in NVS as well as KVS also थैंक यू सर, written exam। थैक यू वेरी मच। आप सभी ने थैंक यू सर। कांग्रेट दे दीजिए भाई, और ये एक अच्छा साइन है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और खुशखबरी है सर आपके लिए, मेरा भी रिसेंटली नेट क्वालिफाई हो गया है अभी हाल ही वेरी में, नेट भी क्वालिफाई मेरा। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत आपके लिए। अच्छी बात है सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है सर। सर ये आदित्य, कह रहे थे कि बाय द वे आपको एक आप मान लीजिए बाय केवीएस में हम वर्क कर रहे हैं, और जी जी। केवीएस का जो मुख्य सर्वर है वो क्रैक हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आप उसको सबसे सेफ और सिक्योर करने के लिए कौन सा लैंग्वेज का उपयोग करेंगे सर, और उसको कैसे सिक्योर बनाएंगे? सबसे बेस्ट सर, लैंग्वेज की छोड़ देते हैं, सबसे बेस्ट आप देखिए, कैसे सिक्योर बनाएंगे सर? सिक्योर बनाने का तरीका ये है कि लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर हम यस सर, सर्वर को यस सर। सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा रेड मॉडल पे काम, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स एक ऐसा मॉडल होता है सिस्टम का जिसमें हम क्या करते हैं, एक सर्वर की जो होती है कॉपी हमेशा करके रखते हैं। तो एक डिस्क की कई सारी डुप्लीकेट कॉपी होती है, और कॉपीज में ऐसा होता है कि एक्सेस सबको नहीं मिलता। कहते हैं ना व्यू रीड एंड राइट, रीड परमिशन हम सबको दे के रखेंगे,
और राइट परमिशन एक ओके मेन सर्वर पे रखेंगे जिससे हम एक्सेस ही नहीं करेंगे कभी। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कभी सर्वर क्लैश हो गया तो हम बच सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ये कहता है कि आपको सेंट्रलाइज यूज नहीं करना है, आप सेंट्रलाइज सर्वर से आप अलग अलग लोकल सर्वर बना के काम करिए। तो अगर कोई लोकल सर्वर फेल भी हो गया तो पर्टिकुलर उस टाइम पे पूरा नेटवर्क हमारा बिजी नहीं होगा, हम किसी दूसरे सर्वर से उसका यूज कर सकते हैं। ये दो टेक्नोलॉजी हैं मेरे हिसाब से। ओके सर। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था, मैं जी पूछना नहीं चाहता था बट पूछ रहा हूँ सर। फायरवॉल जी। जो लेयर की बात की जाती है, हम्म। सिक्योरिटी में सबसे बेस्ट सिक्योरिटी के रूप में माना जाता है हम्म। फायरवॉल लेयर, इसके बारे जी में जी। कुछ बताइए सर। देखिए फायरवॉल एक्चुअली एक ऐसी बात होती है, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे काम करता है। मतलब फायरवॉल फिजिकल लेयर से शुरू होकर एप्लीकेशन लेयर तक काम कर सकती है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो ये है। दूसरी बात ये होती है ओके फायरवॉल जब काम करेगा तो पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग दोनों पे काम कर सकता है। दैट मीन्स अगर हम चाहें कि फायरवॉल एक बार सर्किट स्विचिंग का मतलब है कि एक बार स्टैब्लिश हो जाए, एक बार उसने चेक कर लिया, उसके बाद डेटा को कंटिन्यू आने दे, बार बार चेक ना करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है फायरवॉल में। दूसरा होता है कि अगर हम प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग कर सकते हैं फायरवॉल से, दैट मीन्स हम किस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलेगा, मतलब एक डमी सर्वर बना देता है फायरवॉल। तीसरा होता ओके है सर। पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग ये कहता है कि अगर हम फायरवॉल को पैकेट लेवल फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो हर पैकेट में अगर उसे कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है तो उस पैकेट को रोक देता है, वो मतलब रिसीव नहीं होने देता। तो मतलब डेटा को चेक तो नहीं करता लेकिन पैकेट का फॉर्मेट चेक कर लेता है। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई पैकेट इनलीगल सोर्स से आ रहा है तो उसमें कुछ एडिशनल हेडर जुड़ जाते हैं। तो हेडर क्या यस होते हैं, यस एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कि जैसे आईपी स्पूफिंग हो गई कहीं पे, तो आईपी का हेडर यस यस। जोड़ दिया किसी सर्वर ने, तो ये इस सब चीजों से फायरवॉल हमें बचा लेता है। तो अच्छी बात है, मतलब जब तक आपके पास एंटीवायरस है भी तो भी फायरवॉल का अपना अलग रोल है ना। एंटीवायरस तो एक अलग चीज होगी, फायरवॉल नेटवर्क के लिए एंटीवायरस तो बहुत अलग चीज़ है। है ना। फायरवॉल मुझे एंटीवायरस तो लगता है आपके नॉर्मल वायरस के लिए सही है सर, लेकिन फायरवॉल को बेस्ट सिक्योरिटी माना जाता है, शायद मेरे तरफ से ऐसा ही माना गया है कि फायरवॉल नेटवर्किंग के सबसे लिए, बेस्ट सिक्योरिटी नेटवर्किंग है। के लिए क्योंकि नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं ना अलग अलग, तो उसके लिए यस फायरवॉल सर। मेरे हिसाब से भी बेस्ट ऑप्शन है। ओके सर। दीदी मैम मेरा एक थैंक आपसे यू सर। क्वेश्चन है। दीदी मैम, यस मैम। अगर एक यस स्टूडेंट मैम। बंक कर रहा है तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? और आपको पता भी नहीं लग रहा है वो, क्योंकि वो कभी कभी बंक करता है, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू कर रहा है, आप फोन पे घर पे फोन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो कभी कभी करता है। पहले तो मैम मैं स्टूडेंट से बात करूंगी कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर उसको कहीं उसने एक्स्ट्रा क्लासेस ले रखी है, रीजन क्या है उसके पीछे, पहले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे लगता है कि उसके पीछे रीजन वैलिड है तो मैं उसको सपोर्ट भी करूंगी और साथ में उसको ये बताऊंगी कि ऐसे बिना बताए कहीं पर भी जाना इलीगल हो सकता है, स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, आप ये बाद में भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट इन्फॉर्म करो। अगर वो फिर मुझे लगता है कि वो बैड कंपनी में है, यानी कि उसकी बाहर। बोला कि हाँ ये अगर ये सही है तो मैं उसे सपोर्ट भी करूंगी। स्कूल बंक करना चाहे वो जेन्युइन हो ना हो, स्कूल बंक करना ही रॉन्ग वे है। यस मैम, यू आर राइट, स्कूल बंक करना रोंग है, तो मैं उसको साथ के साथ सपोर्ट इसलिए करूंगी कि वो स्कूल के टाइम में वो काम ना करे, बाद में उस काम को कर सकता है। मैं उसको उस चीज का एक सेकंड वे बताने की कोशिश करूंगी कि उसका अल्टरनेट फाइंड आउट करे। वो स्कूल के टाइम में ऐसे बंक करना वो चीज उसके लिए रोंग है, तो मैं उसको निधि वो मैम, समझाने की कोशिश करूंगी। यस बीच सर। में मैं रोकूंगा। यस आपने सर। कहा कि हाँ मैं उसको पर्टिकुलर वे में बंक करने दूंगी। वाई तो बच्चा यदि बाहर जाके सिगरेट पी रहा है तो क्या आप उसके लिए बंक करने देंगी स्कूल? नो सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि मैं उसके लिए उसको सपोर्ट करूंगी। मेरा स्टार्टिंग में मैंने बोला कि रीजन फाइंड आउट करूंगी कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर मुझे लग रहा है कि रीजन ही गलत है तो मैं उसको क्यों सपोर्ट करूंगी, तो मैं उसके खिलाफ उसको पहले तो समझाऊंगी। अगर वो फिर भी उस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूंगी, कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगी कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है, ताकि टीचर भी साथ में उस पे उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए और पेरेंट्स का भी सपोर्ट मुझे मिले। मैंने ये बोला। प्रहलाद सर, इसका वांट टू आंसर ऐड आपको देना है समथिंग? सर? प्रहलाद सर ऐड करेंगे सर। पूजा मैम। ऐसा है कि अभी अभी जो भी पॉइंट निधि मैम ने बताए हैं वो लगभग लगभग सही हैं। और जैसा कि हाँ वो सही पॉइंट है, अगर रीजन वैलिड है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए वो बच्चा हायर क्लास में है, 10th में है या 9th में है। हो सकता है कि उसकी कुछ ऐसी स्थितियां हों घर में, ऐसे
पारिवारिक माहौल हो कि उसको अंतिम क्लास बंक करना पड़े या उसको दूर जाना पड़े, वो ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकता, हो सकता पैदल जा रहा हो वो, या ये भी हो सकता है कि उसके पिताजी की कोई दुकान वगैरह हो उसमें हाथ बटाता हो जा करके, तो उसके लिए बात कर सकते हैं, लेकिन रीजन वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड रीजन है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, रीजन वैलिड नहीं है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सबका मानना होगा मेरे हिसाब से। कौशिक Next सर, question. मशीनरी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताइए सर। मशीनरी लैंग्वेज जो 3 प्रकार के लैंग्वेज शायद कंप्यूटर में यूज होता है सर। हाँ सर, तीन। मशीनरी लैंग्वेज यस सर। मशीनरी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है जो ट्रांजिस्टर और चिप के द्वारा जो समझी जाती है। ये 0 1 1 और इसके रूप में होती है, और इसी लैंग्वेज को आगे हम करेक्टर में बदलते हैं, जिसको अपन आस्की लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं उसको। और ये बाइनरी लैंग्वेज को सर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है और फिर उसको आवाज सर आपका कट रहा है सर, म्यूट हो जा रहा है आपकी आवाज। Yes, yes, continue. Otherwise, Vikas, you can add. बिल्कुल सर। Basically in programming language, everyone know there are 3 basic categories of languages: machinery, assembly and high level. हालांकि अभी जी एक जी नई सर। टेक्नोलॉजी, नई लैंग्वेज और ऐड हो गई है, 4th जनरेशन लैंग्वेज इसको अपन बोल सकते हैं। ओके जो सर। मशीनी लैंग्वेज होती है उनमें खास बात ये होती है कि द कोड इज ऑलरेडी रिटन इन बाइनरी कोड, वहां पे हमें ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होती। सो फॉर वर्किंग विद द मशीन लैंग्वेज, मशीनी कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर। जैसे अगर कोई कोड सपोज करिए कि आप 32 बिट सिस्टम भी यूज कर रहे हैं या 8 बिट सिस्टम, एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग द वैल्यू फॉर 5, नंबर 5 फॉर द बाइनरी कोड, and the machine is 8-bit code, so we have to written 000000101. For the 16-bit we have to convert the code in the 16-bit code. तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैंने 8-bit कोड को 16-bit में चला दिया या 16-bit कोड को 8-bit में चला दिया, तो दे आर नॉट सपोर्टेबल, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी बात ये कि फास्ट है, वेरी फास्ट है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, ना ही हमको पोर्टेबल बना सकते हैं। तो इसलिए फिर न्यूमेरिक, हाँ यस सर, बोल लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ ना कि फिर असेंबली लैंग्वेज आई और वहां पर कोड को थोड़ा सा वर्ड में कन्वर्ट किया, जिसको निमोनिक्स का, कि आप एक काम करिए भाई, प्लस को ऐड लिख दीजिए, सिस्टम अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर लेगा, जिस भी कोड में चल रहा है उसमें ट्रांसलेट कर लेगा। तो निमोनिक्स ऐड हुआ असेंबली लैंग्वेज में जाकर, मशीनी कोड में ये नहीं था पॉसिबल। यदि मैथमेटिक्स का जो हम कहे कि जो भी आप वर्क करते हैं वो सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत ही होता है आपका। हाँ, मैथमेटिक्स का सेकंड लैंग्वेज, या फिर आप हाई लेवल पे यूज कर सकते हैं। हाई लेवल में क्या हुआ कि ऑपरेटर्स आ गए, मतलब वर्ड हटा के उन्होंने ऑपरेटर डाल दिया, प्लस माइनस आप ऑपरेटर ही यूज कर लो, उसके लिए आपको वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं और पोर्टेबल भी हो रही हैं, ये प्लस पॉइंट हो गया यहाँ पर। सर मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे जो आज रेलवे है वहाँ भी सिंगल यूजर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सिंगल यूजर ही चलता है वहाँ पे, न कि मल्टी यूजर। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सिंगल यूजर पे ही वर्क होता है। और सर क्या सेफ है सिंगल यूजर मल्टी यूजर से? देखिए एक्चुअली क्या है, जो सिस्टम यूज कर रहा है ना, फ्रंट एंड पे आपने जो देखा है वो सिंगल यूजर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उनका सिंगल यूजर है, लेकिन उनका जो सर्वर है, जो उनका पोर्ट होता है, एक्चुअली वो सिंगल यूजर नहीं है, उनका मल्टी यूजर ही सिस्टम है, क्योंकि उनका जो सर्वर होता है वो लिनक्स पे चल रहा होता है। उनका जो इंटरफेस वो सिंगल यूजर, दैट मीन्स एक पीसी पर एक से ज्यादा सिस्टम लॉगिन करके नहीं कर सकता काम। इससे सेफ ये रहता सिर्फ कि एक जैसी बुकिंग अगर एक स्लॉट कोई बुक कर रहा है तो उससे फायदा ये होगा कि वो उतनी समय उस ड्यूरेशन पे, तो यहाँ पे टाइम स्लाइस काम करता है। टाइम स्लाइस का मतलब होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस टाइम ड्यूरेशन पे जब तक एक बंदे के पास वो टोकन है, टोकन इंटरनली टोकन पास होता रहता है एक सर्वर पे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, तो वो एक टाइम पे एक सीट 2 लोग बुक नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बेनिफिट होता है। और अदरवाइज क्या होता है, नहीं फिर लॉकिंग सिस्टम करना पड़ता है। अगर आप शेयरिंग पे काम करेंगे तो फिर शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, अलग अलग डेटाबेस में लॉक होते हैं, फिर उन पे काम करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम मल्टी यूजर साथ साथ काम करेंगे तो कहानी वहां बढ़ जाएगी, मतलब प्रोग्रामिंग में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से शेयरिंग में रख के सिंगल यूजर करेंगे और टोकन बेस्ड सिस्टम करेंगे तो अल्टीमेटली बात ये होगी कि एक बार में एक ही बंदा काम कर पाएगा। लेकिन हाँ, टाइम शेयरिंग इतना फास्ट होता है कि सभी को ये लगता है कि हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे हैं, इसको वर्चुअल रियलिटी जैसा समझ सकते हैं। तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है वो।
पहला सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? हेलो एक बार रिपीट कीजिएगा। जी भाषा और सर, शैली। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा और शैली, देखिए ऐसा है ना, शैली जो होती है वह उसके कई तत्व होते हैं, जैसे कि वह चरणबद्ध हो जाती है, ठीक है, छंदबद्ध होती है, अलंकार से युक्त होती है, वो गेयात्मक भी हो सकती है, प्रबंधात्मक भी हो सकती है। लेकिन भाषा जो होती है, भाषा एक नॉर्मल होती है और शैली में भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा में शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप साधारण वे में बोल सकते हैं, बोलने में कोई छंद का, कोई अलंकार का ऐसा कोई जरूरी नहीं प्रयोग हो। लेकिन जब आप शैली में जा रहे हो तो भाषा का प्रयोग तो आप करोगे ही। भाषा का प्रयोग के साथ में रस, छंद, अलंकार, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। मुख्यतः अंतर यही है। और शैली जो होती है वह मुख्यतः करके पद्य में यूज की जाती है, और भाषा जो होती है वह गद्य और पद्य दोनों में यूज की जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। विकास सर, अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन करने वाले थे। जैसे कि हमने आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया था, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कितना सेफ है सर? देखिए लिनक्स का जो वर्किंग मॉडल है ना, बिल्कुल विंडोज से अलग है। सबसे पहली बात तो ये कि लिनक्स में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर exe फाइल्स नहीं चलती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे R2exe हुआ। तो सबसे मेन जो सेफ हो जाता है लिनक्स में, वो हो जाता है वायरस से प्रोटेक्शन। लिनक्स पे जो जितने भी वायरस होते हैं, क्योंकि वायरस को R2exe फाइल होनी जरूरत पड़ती है, और लिनक्स इनको सपोर्ट ही नहीं करता। तो एक तो बात ये होगा कि यहाँ पे वायरस से खतरा नहीं होता, वायरस आ भी जाएगा तो वो डेड फाइल की तरह पड़ा रहेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो दूसरा बेनिफिट लिनक्स का ये होता है कि जैसे सर्वर पे अगर हम काम करते हैं तो मल्टी यूजर, हर लिनक्स सिस्टम मल्टी यूजर, मतलब एक सिस्टम पे हमने लिनक्स रखा है तो हम अपने सिस्टम को लोकल सर्वर बना के TCP/IP के थ्रू एक साथ मिनिमम कम से कम 6 पोर्ट हमको देता है लिनक्स। तो वी कैन सिंपली वर्क विद द 6 यूजर एट अ टाइम इफ वी आर यूजिंग द लिनक्स सिस्टम। तो ये है। तीसरी बात यह है, लिनक्स में इट इज ओपन सोर्स सिस्टम, सो देयर आर मैनी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लिनक्स एंड देयर आर मैनी वर्जन ऑफ लिनक्स। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से फेडोरा यूज कर सकते हैं, यूबंटू यूज कर सकते हैं, काली लिनक्स यूज कर सकते हैं, डेबियन यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके वर्जन है, जबकि फ्लेवर नहीं मिलते किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में। और बहुत सारे फ्लेवर ऐसे जो बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल भी फ्री हैं। उसके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एप्लीकेशन मिलते हैं, अपाचे मिल गया, टोमकैट मिल गया, GCC ग्लोबल कंपाइलर हमें मिल जाता है, तो हमें बहुत सारे ओपन सोर्स सिस्टम मिल जाते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है ये। और हैकिंग और जो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होते हैं वो हमें लगता है कि मेनली लिनक्स पे ही काम करते हैं। लिनक्स के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो सभी जितने भी सिस्टम, हालांकि विंडोज, विकास हालांकि शास्त्री, विंडोज, आप बहुत सिंसियर पर्सन हो, इतना लेट मत आया करो, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करते हो रोज, ठीक है? चलिए विकास कंटिन्यू कीजिए। मैं कहीं बाहर चला गया था। विकास सर से और कौशिक पूछेंगे। सर, दोनों लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, बस एक लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी पूछो, नो प्रॉब्लम। पीडी विकास सर क्लासेज से में एक क्वेश्चन है। सिस्टम पीडी क्लासेज में एक सिस्टम लगा हुआ है, सर के पास एक सिस्टम है, और सर को अननोन सोर्सेज का पता चल जाता है कि हमारे यूट्यूब चैनल को कोई क्रैश करना चाहता है। तो आप दोनों लोग उस सिस्टम को कैसे सिक्योर करेंगे, उनके चैनल को कैसे सिक्योर करेंगे? देखिए एक जो सबसे सिंपल तरीका है, मैं एक तरीका मैं बता देता हूँ, फिर कौशिक सर दूसरा तरीका मैं सोचूंगा कौशिक सर बताएं। जो पहला तरीका है सबसे सिंपल वे, वो तो ये है कि सर को सबसे पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना ही चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होगा कि अगर कोई सोर्स करना भी चाहेगा तो सबसे पहले सर के पास मेल या SMS आना ही आना है। जब तक सर उसको क्लिक नहीं करेंगे या सर नो, तब तक दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये तो पहला स्टेप है जो कि सर को परफॉर्म करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और दूसरा होता है कि अगर आप सर्टिफाइड हैं तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि आजकल वो तो लाइव जाने के लिए कौन सा है, कोई सा एक एप्लीकेशन है, 1 मिनट लेस रह गया, ठीक है, ध्यान रखना।